नाज़रीन, पाकिस्तान में हुकूमती वज़रा कहते थे पाकिस्तान में कोरोना की वो सूरत हाल नहीं जिसके खदशात थे, अमवात कम होने के दावे किए जाते थे। आज ये तमाम दावे गलत साबित हो रहे हैं। ये सारी बातें खाम ख्याली से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कोरोना से मुतासरा 215 मुल्कों में पाकिस्तान 15वें नंबर पर आ चुका है। मुल्क में करोड़ों केसेस की खबरें सामने आ रही हैं। वज़ीर आज़म खुद कह रहे हैं हर रोज़ 1000 से भी ज़्यादा लोग मौत के मुंह में जा सकते हैं। इस वक्त 103 दिनों में 1,03,000 से जायद केसेस सामने आ चुके हैं और 1 लाख का हिंसा अबूर करते ही पाकिस्तान में कोरोना का ग्राफ इंतहाई तेजी से ऊपर जा रहा है। गुज़िश्ता 4 दिनों से हर रोज कोरोना के 5,000 के करीब नए केसेस सामने आ रहे हैं और इन 103 दिनों में 2,000 से जायद अमवात भी हो चुकी हैं। आज वज़ीर आज़म ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि अगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना की गई तो बहुत मुश्किल वक्त आने वाला है। आज भी ब्राज़ील जैसे मुल्क में 1500 लोग एक दिन के अंदर मर रहे हैं इससे। अमेरिका के अंदर 2000 से ज़्यादा लोग एक दिन में मरते हैं। जितने हमारे 3 महीने में नहीं मरे, उनके 1 महीने में मरते हैं। नाज़रीन, ब्राज़ील की तरह यहां भी रोजाना 1500 लोग मर सकते हैं। लोगों को एहतियाती तदाबीर पर कायल करने के लिए और कोरोना के मसले को सीरियस लेने के लिए वज़ीर आज़म का कहना था कि बहुत से लोग कोरोना की बीमारी को आम सी बीमारी समझ रहे हैं और हैरान कुन बात यह है कि इमरान खान खुद कोरोना को फ्लू ही कहा करते थे। मैं देख रहा हूं कि लोग, हम जितना मर्जी कहते हैं, लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। आम लोग समझते हैं कि ये कुछ है ही नहीं, एक ये फ्लू है। ये वायरस एक किस्म का फ्लू है। ये वायरस एक किस्म का फ्लू है। अब किस इमरान खान पे यकीन करे, पहले वाले या अब वाले? हुकूमती बयानात के तजादात ही नाज़रीन कोरोना पर काबू पाने में सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि जब तक हुकूमत मसले को मुकम्मल तौर पर नहीं समझती, खुद सीरियस नहीं लेगी, तब तक कोई वाज़ेह और ठोस हिकमत अमली नहीं अपनाई जा सकती और कन्फ्यूज्ड पॉलिसी का तसलसल अभी तक जारी रहेगा। आज एक तरफ वज़ीर आज़म कौम को हालात की खराबी से खबरदार कर रहे थे, लेकिन साथ ये भी कह दिया कि पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल ज़्यादा ख़राब नहीं हुई है और ये पहली बार नहीं हुआ। सुनिए जरा। खुदा ना खास्ता हमने एहतियात ना की, SOPs पे ना चले तो हमारे भी इस तरह का बुरा वक्त आ सकता है, जिस तरह आज ब्राज़ील में है और जिस तरह यूरोप में आया था, जिस तरह अमेरिका में। ये कोई पहला बयान नहीं है। वज़ीर आज़म समेत वफाकी हुकूमत की जानिब से तवातर से ऐसे बयानात दिए जाते रहे हैं कि पाकिस्तान में कोरोना से अमवात तवक्को से कम है, हालात अंदाजे से कम है। नाज़रीन, क्या कहा ये भी सुन। अगर हुकूमत सही कह रही है तो क्या पंजाब मेडिकल एसोसिएशन गलत बात कर रही है? क्योंकि 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब मेडिकल एसोसिएशन ने दावा किया था कि सिर्फ लाहौर में कोरोना के 35 लाख से जायद केसेस हैं और पूरे सूबे में तो ये तादाद करोड़ों में हो सकती है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि सिर्फ पंजाब में 2 करोड़ लोग कोरोना के मरीज हो सकते हैं और PTI के रहनुमा रियाज फतियाना कहते हैं कि मुल्क में कोरोना के 3 करोड़ केसेस हो सकते हैं। कोविड-19 की जो सूरत हाल है, 6 लाख टेस्ट हुए हैं और 1 लाख पॉजिटिव लोग निकले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर 6ठा शख्स कोरोना वायरस से अफेक्टेड है और इट्स वेरी सीरियस। अगर 22 करोड़ आबादी का हिसाब लगाएं, अगर ये दुरुस्त अदादो शुमार हैं तो 3 करोड़ लोग मुतासर हैं, जो मुझे शक पड़ रहा है, खतरा पड़ रहा है। अगर रियाज फतियाना और PMA के अंदाजों को दुरुस्त तस्वुर कर लिया जाए तो इसका मतलब इंतहाई खौफनाक है। वज़ीर आज़म के फॉर्मूले के मुताबिक मुल्क में कोरोना से 6 लाख लोग मौत के मुंह में जा सकते हैं। ये आप सबको इस चीज से थोड़ा सा मुतमईन होना चाहिए कि 97% केसेस कोरोना के बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। 97 में से 90% ऐसे केसेस हैं जिनको बड़ी माइल्ड सी होती है, यानी एक जुकाम जिस तरह खांसी हुई और ठीक हो गई। सिर्फ इसमें से 4-5% हैं जिनको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। अगर PMA गलत कह रही है तो हुकूमत इस दावे को क्यों नहीं झुटला रही और सिर्फ PMA ही नहीं खबरदार कर रही, बल्कि चंद रोज जो वबाई महकमा सेहत है उसके एक सर्वे में भी ऐसा ही नतीजा सामने आया था कि लाहौर में कोरोना के 7 लाख के करीब केसेस हो सकते हैं और सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी तक भी लाखों मरीजों का खदशा जाहिर कर चुके हैं। 15 मई की ये दस्तखत शुदा रिपोर्ट है, तो इसका मतलब ये 10 मई को मुकम्मल हुई होगी अप्रॉक्सीमेटली। तो 10 मई को 6,70,000 उनका तखमीना था, प्लस माइनस 50,000 कर लीजिए, मार्जिन ऑफ एरर इतना ही होता है और इसकी डबलिंग रेट 15 दिन है तकरीबन। तो इसका मतलब ये कि इस वक्त लाहौर में इस बात का इम्कान है कि 15-20 लाख लोग एक्सपोज्ड हों।
एक जानिब केसेस के खौफनाक अंदाजे सामने आ रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत सूरत हाल के हल से बहुत दूर नजर आ रही है। आज कोरोना को मुल्क में आए 103 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हुकूमत से यही फैसला नहीं हो पा रहा कि कोरोना की जो इस वक्त पीक है, जो इसकी जो सबसे ज्यादा जब बढ़ जाएगा वो कब होगा, क्योंकि हर महीने कह दिया जाता है नाजरीन कि अगले महीने कोरोना उरूज पर होगा। वजीर आजम ने आज एक बार फिर यही बात दोहराई। क्या कहा वो सुने जरा। हमारे ख्याल में जो पीक है वो जुलाई के आखिर में, अगस्त में आएगी। जब मई के आखिर में पहुंचेंगे, जब जून में पहुंचेंगे, तो केसेस जितने आज हैं उससे ज्यादा होंगे। आजम ने आज ये भी बताया कि कोरोना की वबा कैसे नीचे आती है और कब इसके केसेस कम होते हैं। सुनिए। जो इस वक्त हमारी जो जद्दोजहद वो ये है कि कोरोना आहिस्ता फैले, तेजी से ना फैले। हमें पता है कि कोरोना ने फैलना है, हमें पता है कि दुनिया में ट्रेंड ये है कि कोरोना फैलती जाती है, फिर एक पीक करती है, फिर वो नीचे आनी शुरू हो जाती है। कोरोना की पीक आती है फिर नीचे आ जाती है, लेकिन वजीर आजम ने यह नहीं बताया कि यह पीक कैसे नीचे आती है। वो हम बताते। कोरोना के केसेस में तब कमी आती है नाजरीन जब सख्त लॉकडाउन किया जाता है, जब लोगों को समाजी फासले पर सख्ती से अमल करवाया जाता है। लेकिन वजीर आजम ने तो आज ये कह दिया कि कोरोना ने तो फैलना ही फैलना है, इसका कोई नहीं रोक सकता, इसका कोई हल नहीं है। लेकिन खबर यह है कि न्यूजीलैंड ने कोरोना के फैलाव पर काबू पा लिया। न्यूजीलैंड की हुकूमत ने लॉकडाउन के जरिए ही कोरोना पर काबू पाया, और अगर पाकिस्तान में भी कोरोना के फैलाव को रोका जा सकता था तो इसका वाहिद तरीका लॉकडाउन ही है। और अब तो इस ने अरकान असम्बली और वज़रा तक को अपने लपेट में ले लिया नाज़रीन। आज वज़ीर रेलवे शेख रशीद को कोरोना हुआ, वो शिकार हो चुके हैं कोरोना का, जबकि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने भी कोरोना की वजह से खुद को क्वारंटीन कर लिया। इससे पहले स्पीकर कौमी असम्बली और वज़ीर मुमलिकत शहरियार आफरीदी भी कोरोना का शिकार हो चुके हैं। यही नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब के कई वज़रा और अरकान असम्बली भी कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं, और 4 अरकान असम्बली कोरोना वायरस की ही वजह से इंतकाल भी कर चुके। इस वक्त मुल्क में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 1,03,000 से तजावुज़ कर चुकी है, और 2,000 लोग जो हैं वो हलाक भी हो चुके हैं। और कोरोना सूरत हाल और हुकूमती इक़दाम के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नाज़रीन पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर साहिबजादा मसूद साहब। डॉक्टर साहब शुक्रिया आपके वक्त। सर, आपने कहा आपकी कैलकुलेशन, आपकी मैथ्स के मुताबिक इस वक्त खाली लाहौर डिवीजन के अंदर 30 से 35 लाख लोग वो इफेक्ट हो चुके हैं कोरोना से। सर, मुझे ये बताइएगा, जो हुकूमत बता रही है वो नंबर्स कुछ और हैं, आपकी प्रोजेक्शन कुछ और है, किसकी बात सुने, किसको संजीदा लें? इसके 2 हिस्सों में जवाब दूंगा। पहले हिस्से में तो ये जवाब है कि आप जाएं किसी जगह, मुझे कोई एक बेड खाली दिखा दें, आईसीयू का बेड जो कोरोना पेशेंट के लिए होता है। आप सर्विसेज हॉस्पिटल चले जाएं, आप जिना हॉस्पिटल चले जाएं, आप मेयो हॉस्पिटल चले जाएं, आप गंगाराम चले जाएं, आप किडनी लिवर इंस्टीट्यूट चले जाएं, आप नेशनल हॉस्पिटल चले जाएं, डॉक्टर्स हॉस्पिटल चले जाएं, किसी एक हॉस्पिटल में एक बेड अगर मिल जाता है तो वो उसकी किस्मत है। सब पैक हो चुका है। अच्छा। दूसरी चीज जो है, गवर्नमेंट ने खुद जो फिगर्स दिए हैं, मैं वही फिगर दे रहा हूँ, मैं तो अपनी तरफ से फिगर नहीं दे रहा। गवर्नमेंट कहती है कि हमने 1 लाख टेस्ट किया है, 7 लाख टेस्ट किया है हमने, 7 लाख 5,833 टेस्ट किए हैं हमने, और उसमें से 1,03,000 पेशेंट जो हैं ये पॉजिटिव आए। ये बनता है 16%, 16%। अब लाहौर डिवीजन की जो आबादी है वो अगर आप इसको देखें तो ये 1,50,000 जो लाहौर डिवीजन की आबादी, मैं आपको बता रहा हूँ, ये फिगर है 2017 की, 1,45,08,80,000 है, और 2020 में ये लाहौर डिवीजन की आबादी जो है 2.25 करोड़ हो चुकी है। अब इसको आप ठीक हो गया, अब इसका 16% लगा है। 1 करोड़ पे 16 से 20% राइज हो रहा है, तो 2 करोड़ पे या 2.25 करोड़ पे बात कहाँ जाएगी? 30-35 पे जाएगी या नहीं जाएगी? सियालकोट में हमने देखा कि यहाँ इसका मतलब है ये तो कोई 20-25 लाख लोग खाली लाहौर डिवीजन के बनते हैं डॉक्टर साहब, इसी सैंपलिंग को देखा जाए तो 35 लाख तकरीबन, 30-35 लाख। ये इसमें शेखुपुरा, इसमें लाहौर, इसमें
कसूर है और ननकाना साहब है, ये अब लाहौर के साथ ही शामिल हो गए हैं सारे। जी जी जी, ये फिगर्स मेरे नहीं है, ये आप भी गूगल पे चले जाएं, ये फिगर निकाल लें, यही फिगर आपको मिलेंगे। मैंने सिर्फ इन फिगर्स को बयान कर दिया है कि ये सिचुएशन है, आप ऐसे बातें मत करो कि जिससे लोग जो है उनको प्रॉब्लम हो। तो हकायक मैंने बयान किया। अब सियालकोट में हमने टेस्ट किए 5000, 1000 उसमें पॉजिटिव आ गए, 20% आ गए। तो अगर आप लाहौर डिवीजन के 20% पे ले जाएं तो कहाँ बात पहुंच जाएगी 2.25 करोड़ पे। तो ये बात जो मैं और यही बात अगर हम पंजाब पे ले जाएं और पूरे पाकिस्तान पे ले जाएं सर, तो यूं तो फिर करोड़ों लोग हैं जो मुतासिर हैं। और खुदा ना खास्ता अगर इसका हम 2% भी डेथ रेट लगाते हैं, खुदा ना खास्ता डॉक्टर साहब, तो वो तो फिर लोगों की अमवात भी लाखों में होने का खदशा है। बिल्कुल होने का खदशा है। अगर इसको सही तरह आप नहीं कंट्रोल करेंगे, अगर SOPs पे अमल नहीं करेंगे तो ये होगा। आप मुझे बताएं कि हर घर में से लोग निकल रहे हैं कि नहीं निकल रही? मेरे फलां रिश्तेदार को हो गया, मेरे फलां को हो गया, हर घर में से आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? हर पॉलिटिशियन में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सिर्फ ये है कि इसमें अल्लाह की मेहरबानी सिर्फ ये है कि 90% पेशेंट्स को होता कुछ नहीं है। ठीक है नहीं? अगर आप 35 लाख डॉक्टर साहब इसका किया क्या जाए सर? अब इसका हल क्या तजवीज करेंगे आप? लॉकडाउन तो हुकूमत करना नहीं चाहती, ना वो करेगी सर। लोग हैं कि वो एहतियात कर नहीं रहे हैं सर, क्या किया जाए? लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं है। अच्छा, ये तो अब लोकल ट्रांसमिशन, आपके 90% से ज्यादा तो लोकल ट्रांसमिशन हो गई है ना। अब क्या लॉकडाउन करेंगे? हर दूसरे तीसरे घर में एक बंदा है, उसको लॉकडाउन क्या करेंगे? उसने अपने घर में तो सारे को फैलाना ही है। अब लॉकडाउन का हल नहीं है। ये लॉकडाउन तब हल था जब हमने 22 जनवरी को PM ने एडवाइजरी जारी की थी। अभी पाकिस्तान में एक केस नहीं आया था। अभी यूहान में चंद केसेस जो है वो उनकी डेथ हुई थी। हमारा पहला केस 1 महीने बाद 22 फरवरी को आ रहा है। उससे 1 महीना पहले हमने एडवाइजरी जारी कर दी कि ये प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे जाएगी, यहाँ पीक होगी, यहाँ पे मामला आएंगे। उस वक्त इनको प्रिपरेशन करनी चाहिए थी। जब इन्होंने लॉकडाउन खोला है, इन्होंने असर के वक्त रोजा खोल दिया है। थोड़ा सा और इसको अगर लेते तो ये इतनी तेजी से ना फैलती वबा, जितनी तेजी से ये ईद के दिनों में मिलने जुलने से फैली है। अब देख लो आप, ईद के 14, 15, 20 दिन, 21 दिन बाद आप देखें कि ईद के बाद 2-3 हफ्ते बाद कितना ज्यादा राइज कर गया। तो अब लॉकडाउन इसका हल नहीं है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो डॉक्टर साहब अब ये बताएं कि कहीं हम, क्योंकि आपकी बात ठीक है, हर दूसरे घर में कोई ना कोई पेशेंट निकल रहा है, सर हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ तो नहीं जा रहे? देखें, हर्ड इम्यूनिटी होती क्या है? हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, हर्ड कहते हैं रेवड़ को, बकरियों के रेवड़ को हर्ड कहते हैं। 80 बकरियों को कोई मसला हो जाए और उनमें इम्यूनिटी डेवलप हो जाए तो बाकी 20 को नहीं होगी। ये एक मैं सिंपल सी आपको एग्जांपल वैसे दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसकी परसेंटेज कम भी हो सकती है, 80 से ज्यादा भी हो सकती है। ये मैं एक रफ सी आपको एस्टिमेट दे रहा हूँ। तो इस वक्त ये है कि अगर 80% को हो जाएगी और वो जो 80% है उनके 80% के जो 90% है, उनमें से 80% में से जो 90% है उनको तो कुछ भी नहीं होना। जो बाकी 10% है उनको माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, हल्की, थोड़ी सी उससे ज्यादा और थोड़ी सी ज्यादा तशवीशनाक और ज्यादा तशवीशनाक ये बीमारी उसको 10% में से हो। तो ये अब होना ही होना है। अब इसका हल सिर्फ SOPs है। हाथ धोएं, फासला रखें, मास्क पहने, इस पे जुर्माने करें, इस पे कानून साजी करें कि जो मास्क नहीं पहनेगा उसको जुर्माना होगा, जो इकट्ठे बैठेंगे उनको जुर्माना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग पे जोर दें, हाथ धोने पे जोर दें, सैनिटाइजेशन पे जोर दें और मास्क पे जोर दें। ठीक। एक जमाना था जब शुरू में डॉक्टर साहब ये हुकूमत कहा करती थी कि मास्क हर किसी को पहनना जरूरी नहीं है, सिर्फ जो अफेक्टेड है वही मास्क पहने, लेकिन अब मास्क पहनने को तरजीह दी जा रही है। तब जरूरी नहीं था, इसलिए कि हमने तो खुद बीमारी इंपोर्ट की है ना। हमारी ये ओरिजिनल बीमारी तो नहीं है। हमने तो ईरान से जायरीन को ले लिया, हमने तबलीगी जमात का इज्तिमा होने दिया, हमने जो बाहर से लोग आते हैं, सऊदी अरब से, अबू धाबी से, ये जो सारे इस इलाकों से लोग हैं,
उनको हमने आने दिया और सिर्फ थर्मल गन से उनको चेक किया। अब थर्मल गन से क्या पता चलता है कि इसको कोरोना है कि नहीं है? वो तो अगर बुखार होगा तो पता चलेगा, तो वो भी 90% में तो बुखार नहीं होना। वो सारे लोग आके फिर लोकल ट्रांसमिशन हुई, हमने इसको इम्पोर्ट किया। अगर उस वक्त ये सारी चीजें जैसे हमने एडवाइजरी दी थी पीएमए ने, उस वक्त ये सारी चीजें की जाती, लेकिन अब मशवरा करना चाहिए डॉक्टर्स से, मशवरा करना चाहिए पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट से, कि जो इस बीमारी के माहिर हैं उनसे मशवरे करना चाहिए। ये मशवरे करते हैं, गवर्नमेंट मशवरा करती है ताजरों से, गवर्नमेंट मशवरा करती है बिजनेसमैन से, गवर्नमेंट मशवरा करती है। सर, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कोरोना के बढ़ते ही मफाद परस्त तबके ने छुरियां तेज कर ली। होना तो यह चाहिए था कि खौफनाक बीमारी पर काबू पाने के लिए मुल्क के तमाम प्राइवेट अस्पताल हुकूमत के साथ मिलकर पूरी कौम की खिदमत में लग जाते, सिर्फ अपने अखराजात वसूल किए जाते, लेकिन हो इससे बरअक्स रहा है, उल्ट रहा है। ऐसा लग रहा है कि मुनाफा कमाने का इससे सुनहरा मौका फिर नहीं आएगा। कोरोना के हर मरीज से रोजाना फीस की मद में लाखों रुपए बटोरे जा रहे हैं। जी हां, लाखों रुपए। प्राइवेट अस्पतालों की मनमानियों के हवाले से समा हकायक भी सामने ले आया। सिंध में प्राइवेट अस्पताल क्या कर रहे हैं? कराची में प्राइवेट अस्पताल 1 से 1.5 लाख रुपए यौमिया वसूल कर रहे हैं, जबकि लाहौर में एक कैटेगरी के प्राइवेट अस्पताल कोरोना के मरीजों से एक दिन का 80,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक चार्ज कर रहे हैं नाज़रीन, जबकि लाहौर के ही बी कैटेगरी के अस्पताल 18,000 से लेकर 50,000 रुपए तक फीस ले रहे हैं। पेशावर का हाल भी मुख्तलिफ नहीं है। पेशावर के निजी अस्पताल एक दिन का 40 से 50,000 रुपए वसूल कर रहे हैं, जबकि क्वेटा में तो प्राइवेट अस्पताल बंद पड़े हैं। प्राइवेट अस्पतालों की इस सूरत हाल के इंतहाई खतरनाक नताइज हो सकते हैं नाज़रीन, क्योंकि मरीज बढ़ रहे हैं और सहूलियात कम होती जा रही हैं। पंजाब में सूबे के 8 बड़े टीचिंग अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड्स ही खत्म हो चुके हैं। आइसोलेशन वार्ड्स में भी मरीजों के लिए जगह नहीं रही। लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट और बहावलपुर के इन बड़े अस्पतालों के वार्ड्स कोरोना मरीजों से भर चुके हैं और ऐसी ही सूरत हाल सिंध में भी सामने आ रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अब बाहर जाके सेहत की सहूलत नहीं मिलेगी, अपने आप की हिफाजत खुद करें। खुदा न खासा बीमार हो गए तो या सरकारी अस्पतालों में जो मुसीबत जो खारी उठानी पड़ेगी, या फिर प्राइवेट अस्पतालों में जो आपकी जेब खाली होगी, जो घर के बर्तन तक बिक जाएंगे। एक वक्फा यहाँ पर लेते हैं ना। उसके बाद जो लियारी में बिल्डिंग गिरी, ऐसा कोई पहला वाकया नहीं है, पहले भी हो चुका है। तो क्या कराची वालों की मौत के बाद ही, सैकड़ों अमवात के बाद ही हुकूमत को होश आएगा? पूछेंगे सूबाई वजीर नासिर शाह साहब से इस वक्फे के बाद। कराची एक जीता जागता अलमिया बन चुका है। कभी बदअमनी लोगों की जिंदगियां निकल जाती है तो कभी इंतजामी गफलत और नाअहली जाने ले जाती है। कराची के इलाके लियारी में गिरने वाली इमारत 6 लोगों की मौत की वजह बन गई और 1 दर्जन से ज्यादा लोग इस हादसे में जख्मी हो चुके हैं। और सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात यह है कि इमारत के मलबे तले इस वक्त भी 50 से ज्यादा अफराद के दबे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। हम लोग घर से वाक़या हुआ है, हमारा सारा सामान, सब कुछ, पैसा कुछ भी नहीं है हमारे पास। हम बिल्कुल समझो रोड पे आ गए। हमने अपने बच्चों के लिए छत चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें। खाना पीना कुछ भी नहीं चाहिए। हम लोग मेहनत करेंगे, कमाएंगे, खाएंगे, अपने बच्चों को खिलाएंगे, मगर हमें छत चाहिए कि अपनी बेटियों को अंदर बिठा सके हिफाजत। मैं घर से बेघर हो गई हूँ। अभी हमारी मकान मालिक ऐसा करे, हमें फ़ौरन पैसे दे दे, हम लोग निकल जाए। कोई तो पुरसान हाल हो, मेरा सारा सामान सारा इसमें दब गया। हुकूमत से कुछ भी नहीं आ रहा सर। हुकूमत ये हमारे कुछ तो हेल्प करें। सब बच्चे वगैरह सब रोड पे इस टाइम, कुछ तो हेल्प होनी चाहिए ना हमारे को इस चीज़ के लिए। हमारे को कुछ भी नहीं है, सिर्फ कपड़ों के अलावा। जिस वक्त ये इमारत गिरी थी उस वक्त लोगों की बड़ी तादाद गली में मौजूद थी। बिल्डिंग के अचानक गिरते ही भगदड़ मच गई थी और लोग बदहवास होकर अपने प्यारों को पुकारने लगे। इस वक्त लियारी खड्डा मार्केट में गिरने वाली इमारत से 3 खवातीन समेत 6 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं, जबकि पाक फौज और रेस्क्यू टीमों का जदीद आलात के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के तर्जुमान का कहना है कि SBCA ने 18 मार्च को मकीनों को इनखला का नोटिस भी भेजा था, जिसमें 15 दिन के अंदर इमारत खाली करने की हिदायत की गई थी, लेकिन इसके बावजूद कई किरायादार इधर रिहाइश पजीर थे। चलें ठीक है जनाब कि इस इमारत को मखदूश करार दे दिया गया था और मकीनों को इमारत खाली करने का नोटिस भी दिया जा चुका था, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कौन है
जो कराची में नाकिस इमारतों की तामीर की इजाजत देता है? और कौन सा माफिया है जो नक्शे तक मंजूर कराने की जहमत नहीं करता, क्योंकि नाकिस मटीरियल और बगैर मनसूबाबंदी से बनने वाली ये गैर कानूनी इमारतें मुसलसल लोगों की जिंदगियां निकल रही हैं। कराची में 6 माह के दौरान इमारत गिरने का यह तीसरा वाकया। रवा बरस मार्च में रिजविया कॉलोनी में गैर कानूनी तामीर होने वाली एक 5 मंजिला इमारत गिरने से 27 अफराद जाँ बहक हुए थे। इस हादसे के बाद कहा गया था कि हादसे के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन न तहकीकात हुई और न ही जिम्मेदारों का तयन हुआ। इसी तरह 30 दिसंबर 2019 को भी रनछोड़ लाइन की 6 मंजिला इमारत जमीन बोस हुई। ये इमारत भी गैर कानूनी ही थी और इस वाक़े के बाद भी जिम्मेदारान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, सिर्फ ऐलान किया। ना कोई तहकीकात हुई, ना कुछ पेशरफ्त हुई, कोई कार्रवाई सामने नहीं आई और गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला नहीं रुका। इस वक्त कराची में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने 200 से ज्यादा इमारतों को मखदूश करार दे रखा है। SBCA की जानिब से नाकाबिले रिहायशी इमारतों को खाली कराने के नोटिस और सील किए जाने के बावजूद इन खतरनाक इमारतों में हजारों लोग ताहाल रिहाइश पजीर हैं, जिनसे इनकी जिंदगियों को शदीद खतरात लाहक हैं। आज हमारे नुमाइंदे इमारत गिरने की जगह पर गए और मौका पर मौजूद मुतासरीन से बात की। इस हवाले से मजीद हम उन्होंने क्या कहा आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ मौजूद भाई वजीर जनाब नासिर शाह साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सर, क्यों इंतजार किया जाता है अमवात का? क्यों इंतजार किया जाता है कोई बिल्डिंग गिरे, मासूम लोग मरे और बाद में एक्शन भी नहीं लिया जाता, सिर्फ ऐलान किया जाता है? तो सर, क्या कार्रवाई नहीं की गई थी जो पहले वाकयात हुए उसके बाद? पॉसिबल नहीं बनाया गया कि आइंदा ऐसा वाकया ना हो, मखदूश बिल्डिंग्स हैं इनको खाली करा लिया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी, बिल्कुल निशानदेही भी की हुई है और जो इस वक्त तक इस तरह की मखदूश इमारतें हैं, डेंजरस बिल्डिंग्स हैं, उनमें कुछ 420 या 22 के करीब हैं, जिसमें 50 कोई हेरिटेज की बिल्डिंग्स भी हैं। तो इशू है, ये पूरी कोशिश की जाती है कि उनको खाली कराया जाए, वेकेशन कराई जाए उनकी, गवर्नमेंट की तरफ से कई दफ़ा इस पर काम हुआ। इशू ये है कि लोग खाली नहीं करते। कल भी ये जो इतना बड़ा नुकसान हुआ, इनको कोई कई माह से वार्निंग दी जा रही थी, वहाँ पे नोटिस वगैरह भी लगा दिए गए थे, लेकिन वो बिल्कुल तैयार नहीं थे उसको खाली करने के लिए। कल सुबह जब मज़ीद बिल्डिंग ने एक साइड पे होना शुरू किया, तो फिर ये कई जो लोग हैं वहाँ से उन्होंने निकलना शुरू किया। उसके बावजूद कुछ भी नहीं निकल रहे थे, तो फिर ये हादसा हुआ जिसमें इतनी जानें जो हैं उनका नुकसान हुआ है। इस पर एक पूरी प्लानिंग की जा रही है। लोग असल में इस वजह से नहीं निकलते अली साहब के ये बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हैं। ये तो खैर 35-40 साल पुराना बिल्डिंग थी, लेकिन जो असल बिल्डिंग्स जो ज़्यादा पॉइंट आउट हुई हैं वो हैं जो पाकिस्तान बनने से पहले की बिल्डिंग्स हैं या पुरानी हैं। वहाँ पे लोग पगड़ी सिस्टम पर रहते हैं। उनको ये होता है कि जब अगर हम यहाँ से निकलेंगे तो फिर हमें दोबारा कहीं पे एडजस्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इसी सिलसिले में चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब ने एक कमेटी बनाई थी और जिस पे बहुत ज़्यादा काम हुआ कि किस तरह कानून साजी की जाए कि इन लोगों को कहीं पे फ़िलहाल शिफ्ट किया जाए, जब यहाँ पे दोबारा बना दिया जाए और फिर इनको वहाँ पे लाएं और फिर जो उस पर अगर कोई एक्सपेंडिचर कर रहा है या कोई सिलसिला हो रहा है तो वो भी अपना उनको भी एडजस्ट हो सकें वो लोग। तो इस पे काम शुरू है। कुछ ही अरसे में हम 2-3 मॉडल ज़रूर शुरू करेंगे, पायलट प्रोजेक्ट, ताकि लोगों को ये तसल्ली और तशफ़ी हो कि ये बिल्कुल इस तरह होगा तो फिर ये आराम से निकलना शुरू होंगे। अदरवाइज तो ज़बरदस्ती की जाती है तो जाहिर है वहाँ पे फैमिलीज होती हैं, ख़वातीन होती हैं, बुजुर्ग ख़वातीन होते हैं, तो ये थोड़ा सा इशू आ जाता है। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भी है जो गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त दे देती है, पैसे लिए जाते हैं, नक्शे पास करवाए जाते हैं, फिर इंतज़ार किया जाता है कि कई 100 लोग मरें तो फिर एक्शन लिया जाए। तो सर, आपके पास अदाद-ओ-शुमार है कि पिछले चंद सालों में आपने उन ऑफिशियल्स के खिलाफ कितनी कार्रवाई की जिन्होंने गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त दी थी या फिर आंखें बंद किए रखी थी? जी बिल्कुल, आप ये सही कह रहे हैं कि इस तरह की शिकायत हैं, ब्लैक शीप्स हैं और उन्हीं की वजह से इस तरह का ये सिलसिला बना हुआ है। तो वक्तन फ़वक्तन कार्रवाई होती है।
अब भी अगर आप मौजूदा बात करें, जब से मुझे ये पोर्टफोलियो मिला है तो बहुत ही बड़ी तादाद में लोगों को सस्पेंड किया गया है, सीनियर अफसरान तक, जो एडीजी से लेकर नीचे तक, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड था कि जहाँ जिनकी पोस्टिंग रही और वहाँ पे इस तरह की इलीगल कंस्ट्रक्शंस हुई हैं, और फिर अब उनकी इंक्वायरी हो रही है, और 1000 से ज़्यादा जो इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं वो भी घिराए गए हैं, जिनकी हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, क्योंकि आजकल क्लिप्स भी बनते हैं सोशल मीडिया पे, तो वो पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन ये एक मशरूम ग्रोथ है, जो इतने लोग काम कर रहे हैं, जितने भी शामिल थे जिनको आपने सस्पेंड किया सर, अच्छा, इन लोगों की गफलत कह लें या इन लोगों की बेईमानी की वजह से कई लोग अपनी जानों से गए, आपको नहीं लगता सर इन पर मुकदमा कत्ल का होना चाहिए, बजाय इसके कि इनको सिर्फ सस्पेंड किया गया? ये तो अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन जो लोग मारे गए इनकी गफलत कह लें या बेईमानी की वजह से, और उस ठेकेदार को भी पकड़ना चाहिए सर। देखिए, ये केसेस हुए हैं ना अभी जो कुछ अर्सा पहले, क्योंकि ये तो भी रात का वाकया है, लेकिन इससे पहले जो बिल्डिंग गिरी उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर था या जो मालिक था या ठेकेदार था उनको पकड़ा गया, बल्कि वो एक दूसरे सूबे में चले गए थे या वहाँ से जाके उनको पुलिस पकड़ के लाई है, और एक्शन सब हो रहे हैं। और ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बड़ा दिल दुखता है जब इस तरह की कोई बात होती है, लेकिन ये इसमें ज़्यादातर वाकया, ज़्यादातर इर्रेगुलरिटीज़ या इलीगल कंस्ट्रक्शंस ये बहुत बरसों पुरानी है। अब भी जो हो रही है उसको तो हम रोक भी रहे हैं, डिमोलिश भी कर रहे हैं, लेकिन जिन इमारतों में, जिन बड़ी बिल्डिंग्स में फैमिलीज रहती हैं, वहाँ पे हमें थोड़ी सी दुश्वारी हो रही है, हालांकि कोर्ट हमें बहुत सपोर्ट कर रही है। पहले क्या होता था कि कहीं ना कहीं से स्टे आ जाते थे, अब जब से सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक्शन लिया है तो एक बहुत बड़ी हमें सपोर्ट ये मिली है कि अब स्टे नहीं आते, नहीं तो बिल्डिंग कंट्रोल के रिकॉर्ड पे हजारों की तादाद में स्टे मौजूद हैं, छोटी बड़ी सब कोर्ट्स के। लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ चीफ जस्टिस साहब का और सुप्रीम कोर्ट का कि जब से उन्होंने इस पर सख्त एक्शन लिया है तो अब कोई कोर्ट स्टे भी नहीं देती, और हमारा जो वो एक्शन है वो हो रहे हैं। आपने नंबर्स बताया था, 250-300 नंबर आपने एक फिगर बताई है उन गैर कानूनी इमारत की, तो सर अब क्या जाएगा? क्या इनको गिराया जाएगा? लोगों को खाली किया जा रहा है? काम शुरू हो गया सर? एक मिनट अली, एक सेकंड, ये गैर कानूनी की बात मैं नहीं कर रहा, वो तो बहुत सारी हैं जिन पर एक्शन लिया जा रहा है, डिमोलिश किया जा रहा है। ये 420 या 22 वो इमारतें हैं जो मखदूश हैं, जो बहुत पुरानी जिनका स्ट्रक्चर है और बहुत पुराना, कुछ पाकिस्तान से पहले की बनी हुई हैं, कुछ बाद की हैं, मखदूश इमारतें हैं, और जिसमें 50 तो मैंने आपको बताया वो हैं जो हेरिटेज में आती हैं। तो उनको अभी उन पर काम किया जा रहा है कि उनको किसी तरह उनकी लोगों को वहां से मुंतकिल किया जाए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, यहाँ पर एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आपको एक जुल्म की दास्तान बताएंगे जो एक दिन नहीं पिछले कितने दिनों से जारी है और न जाने कब तक जारी रहेगी। इस वक्फे के बाद नाज़रीन, एक जानिब अमेरिका है, एक जानिब पाकिस्तान। जुल्म अमेरिका में भी होता है और जुल्म पाकिस्तान में भी होते आए रोज होते रहते हैं। अमेरिका में जुल्म होता है तो पूरा अमेरिकी माशरा उसके खिलाफ उठ खड़ा होता है, अमेरिकी इंतजामिया हरकत में आ जाती है, कानून साज मुतहर्रिक हो जाते। पाकिस्तान में जुल्म होता है तो हुक्काम आंखें बंद कर लेते हैं, अवाम खामोशी इख्तियार कर लेती है, आवाज नहीं उठाते, सवाल नहीं करते। अमेरिका में पुलिस के हाथों से अफाम शहरी की हलाकत होती है तो पूरे अमेरिका में एहतजाज शुरू हो जाते हैं। अमेरिकी अहले दिल ने, अहले नजर ने न सिर्फ इसकी जबानी मजम्मत की बल्कि वो एहतजाज के लिए सड़कों पर भी आए। जो गलत था इसे गलत कहा, इसके हक में जवाब तलाश नहीं किया। कानून साजों ने कानून बनाकर ऐसे वाकयात रोकने की कोशिश शुरू कर दी। ये वाकया नाज़रीन मिनियापोलिस शहर में पेश आया था। वहां के सिटी काउंसिल ने फौरी तौर पर इस्लाहात की, कानून तब्दील कर दिया। पुलिस के मुलजिम की गर्दन पर दबोचने या घुटने से दबाने पर पाबंदी आयद कर दी। अमेरिकी कांग्रेस में पुलिस के दायरा इख्तियार और तर्ज अमल पर एक बिल भी तैयार किया गया। बिल में इम्तियाजी रवैये पर पाबंदी की सिफारिश की गई। सिर्फ अमेरिकी अवाम और कानून साज ही नहीं नाज़रीन, बल्कि पुलिस एहलकारों ने भी इस जुल्म की मजम्मत की। हालांकि जुल्म करने वाले भी इन्हीं के महकमे के साथी थे। पेटी भाइयों ने भी
अपने साथी को बचाने की कोशिश नहीं की। मुलजिम पुलिस एहलकार को बरतरफ किया गया, कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया। दीगर 3 पुलिस एहलकारों पर भी इस कत्ल में मदद करने और कत्ल की हौसला अफजाई करने के इल्जामात आयद किए गए। और जब अमेरिकी सदर ने मुजाहिरीन को ताकत इस्तेमाल करके हटाने की बात की तो ह्यूस्टन पुलिस चीफ ने इन्हें कह दिया अपना मुंह बंद रखें। कई शहरों में तो पुलिस एहलकार मुजाहिरीन के साथ पुरअमन मार्च में शामिल हो गए। पुलिस एहलकार ने सयाफाम शख्स की गर्दन पर घुटना रखकर इसे मारा था, इसलिए मुजाहिरीन अलामती तौर पर घुटनों के बल झुकते हैं। लेकिन कई शहरों में पुलिस एहलकार भी मुजाहिरीन की तकलीद में घुटनों के बल झुक गए। अब आते हैं पाकिस्तान। यहां भी पुलिस से बर्बरियत की दास्तानें रकम की, बार बार की, लेकिन यहां सजा नहीं मिलती। मुद्दई पर दबाव डालकर माफी ले ली जाती, सजा मिल जाती तो बाद में अरबाब इख्तियार माफ कर देते हैं। मुकदमा चलता है तो अदालतों में साबित नहीं होता। मजलूम धक्के खा खा कर मौत के मुंह में चला जाता है। हुक्काम भी सोते रहते हैं और माशरा भी सोता रहता है। एहतजाज होता भी है तो बराए नाम, क्योंकि पाकिस्तान की रियासत मजलूम नहीं जालिम के साथ है। 300 अरब रुपए तो माफ कर देती है, ATM कार्ड चुराने वाले को मार देती है। पुलिस वाले ये पूछने पर भी मार देते हैं कि आपने मारना कहां से सीखा, और फिर मकतूल का बाप उन पुलिस वालों को माफ करने पर मजबूर हो जाता है। एक वालिद नकीबुल्लाह महसूद का भी था जो अपने बेटे के कातिलों के खिलाफ कार्रवाई का इंतजार करते करते मौत की आगोश में चला गया। वो नकीबुल्लाह महसूद जिसे कराची में जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल किया गया। इमरान खान ने वजीर आजम बनने से पहले नकीबुल्लाह महसूद के खानदान को इंसाफ दिलाने के वादे किए थे। आर्मी चीफ भी गए थे, इंसाफ की भरपूर तायुन की यकीन दहानी कराई थी। कत्ल के मुलजिम साबिक SSP राव अनवार अभी तक आजाद है और एक साबिक सदर तो एलानिया उनके लिए पसंदीदगी का ऐलान भी कर चुके। आपको सानेह साहिवाल भी नहीं भूला होगा जब पुलिस एहलकारों ने दिन दिहाड़े 4 अफराद को मार दिया, उनके बच्चों के सामने मार दिया। उस वक्त हमारे हुक्मरानों ने इंसाफ दिलाने के बुलंदबांग दावे भी किए, लेकिन अदालत से तमाम मुलजिम बरी हो गए। इंसाफ दिलाने के दावे करने वाले हुक्मरानों ने बस एक बर्बरियत के खिलाफ दरख्वास्त ही दायर की थी, जबकि पंजाब के वजीर कानून इस सानहे को कोलेटरल डैमेज तक कह चुके हैं। लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में भी पुलिस एहलकारों ने फायरिंग करके पाकिस्तानी अवामी तहरीक के 14 अफराद को कत्ल किया था। पाकिस्तान अवामी तहरीक जिन्हें मुलजिम समझती है वो तमाम एहलकार इन दिनों आला ओहदों पर है। नाज़रीन, इस वक्त IG पंजाब मुश्ताक सुखेरा को वफाकी मुतसिब लगाया गया था। शहबाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह को सेक्रेटरी सेहत लगा दिया गया है। उस वक्त के DCO और FIR में नामजद मुलजिम कैप्टन रिटायर्ड उस्मान वो पंजाब के सेक्रेटरी हेल्थ है इस वक्त। नाज़रीन, जी हाँ, इस हुकूमत में, तब्दीली हुकूमत में SP तारिक अजीज उन्होंने SSP के ओहदे पर तरक्की पा ली है माशाल्लाह मौजूदा दौर में, और SP मारूफ सफदर वो भी अब SSP हो गए हैं। SP सुलेमान अहम ओहदों पर मोटरवे पुलिस में इस वक्त मौजूद है, इनका भी नाम था। जी हाँ, इनके खिलाफ तो कार्रवाई करनी थी मौजूदा तब्दीली सरकार ने। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जो GIT बनाई गई वो अब स्टे ऑर्डर पर रुकी हुई है। यह है फर्क नाज़रीन अमेरिका में और पाकिस्तान में। अमेरिका की पुलिस घुटनों के बल झुककर अपने अमल पर नदामत का इज़हार करती है। पाकिस्तान की पुलिस वो घुटनों के बल झुककर मुजाहिरीन का निशाना बांधती है और फिर आला ओहदे पाती है। 2011 में कोयटा के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 खवातीन समेत 5 अफराद को फायरिंग करके मार दिया। इसके बाद मकतूलीन की लाशों का पोस्टमार्टम करने वाले पुलिस सर्जन डॉक्टर बाकर शाह फायरिंग करके मार दिए गए। तहकीकात में सब इंस्पेक्टर रजा खान को जिम्मेदार करार दिया गया था, वो भी 2013 में फायरिंग करके मार दिया गया। 2018 में सानहे के वक्त तैनात SHO फजलुर रहमान काकड़ को भी कत्ल किया गया। 2011 में ही रेंजर्स एहलकार के फायरिंग करके कराची में नौजवान सरफराज शाह को कत्ल किया गया। बाद में मकतूल के भाई ने इन एहलकारों को माफ कर दिया। अदालत ने रेंजर्स एहलकार को सजाए मौत तो मुअत्तल कर दी थी, ताहम उम्र कैद की सजा बरकरार रही। जुल्म पाकिस्तान में भी होते हैं और अमेरिका में भी होते हैं, लेकिन फर्क यह है कि अमेरिका में कानून नाफिज करने वाले कोई जुल्म करें तो अमरीकी माशरा इसके खिलाफ आवाज उठाता है, जबकि पाकिस्तान में हुकाम आंखें बंद कर लेते, माशरा खामोशी इख्तियार कर लेता है और जो जुल्म है इसे धौंस धमकी या फिर गोली से खामोश कर दिया जाता है। ये दास्तान नाज़रीन थी एक ऐसे मुल्क की जिसकी बर्बादी की हम हमेशा दुआ करते हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को हमेशा आबाद रखे। बात जरा आगे बढ़ाते हैं। कोरोना भी नाज़रीन सिर्फ गरीबों का दुश्मन निकला, दुनिया भर में तबाही
मुल्कों की मईशतों का भट्ठा बिठा दिया, आवाम को कंगाल कर दिया। अमेरिका में 3 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके। 7 करोड़ 50 लाख कारोबार सिर्फ अमेरिका में बंद हो सकते हैं। पाकिस्तान की हुकूमत कह रही है कि यहां भी 30 लाख लोग बेरोजगार हो सकते हैं, लेकिन वही कोरोना इन लोगों को फायदा पहुंचा रहा है जो पहले ही बेहद अमीर हैं। एक जानिब दुनिया भर के अवाम गरीब हो गए, दूसरी जानिब दुनिया के चंद अमीर तरीन अफराद, उनकी दौलत में मजीद इजाफा हुआ, उनकी कंपनीज के शेयर्स की कीमत बढ़ गई। 2 माह के दौरान फेसबुक के सीईओ मार्क ज़करबर्ग की दौलत में 30 अरब डॉलर से ज्यादा का इजाफा हुआ, जो पाकिस्तानी रुपयों में 48 खरब रुपए बनते। फेसबुक ने अपने प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन कारोबार की सहूलत भी मुतारिफ करवाई। इस तरह अमेज़न, जिसे आप एक ऑनलाइन दुकान कह सकते हैं, इसके शेयर्स की कीमत 42% बढ़ी है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान लोग दुकानों में तो जा नहीं सकते थे, ऑनलाइन अशिया मंगवाई। इस तरह अमेज़न का बिजनेस बढ़ गया। कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल अमेज़न की आमदन 22% बढ़ जाएगी। हर जगह कोरोना का खौफ है। हर कोई कोरोना के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा मालूमात लेना चाहता है। अब इंटरनेट पर मालूमात लेनी हो तो आप कौन सी वेबसाइट खोलेंगे? जाहिर है आप गूगल का इस्तेमाल करेंगे। यही वजह है कि कोरोना की वजह से गूगल पर ट्रैफिक भी बढ़ चुकी है। ट्रैफिक बढ़ी है तो कदर भी बढ़ती है। गूगल के बानी लैरी पेज के असासों में भी 8.7 अरब डॉलर्स का इजाफा हुआ। गूगल ने एप्पल के साथ मिलकर एक टेक्नोलॉजी भी मुतारिफ करवाई है जो कोरोना मरीजों की खोज लगाएगी। दुनिया में कोरोना के बायस फैली माशी तबाही के बावजूद इलेक्ट्रॉनिक कारों की जो कंपनी है टेस्ला और स्पेसएक्स प्रोग्राम के मालिक इलॉन मस्क के असासों में भी 9.6 अरब डॉलर्स का इजाफा हुआ है। कोरोना वायरस की वजह से नाजरीन दफातर में काम करने वाले लोग घरों से काम कर रहे हैं, तो इस वजह से वीडियो कॉलिंग वाले सॉफ्टवेयर्स जैसे कि आप जूम, आजकल उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल हो रहा है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन है स्काइप, उसकी तलब बढ़ गई है। अब इस वजह से माइक्रोसॉफ्ट के साबिक सीईओ उनकी दौलत में 10.5 अरब डॉलर्स का इजाफा हुआ है। तो कहते हैं ना कि केओस इज नॉट अ पिट, इट्स अ लैडर, कि जो चीज किसी के लिए मुसीबत होती है वही चीज किसी और के लिए मौका या अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। कोरोना ने नाजरीन ये बात साबित कर दी है कि जहां इससे पूरी दुनिया भर के कारोबार बंद करार दिए, वहीं टेक्नोलॉजी की कंपनियों की दौलत में इजाफा हुआ है। अगर हम इसको थोड़ा सा और पॉजिटिवली देखें तो कई ऐसे कारोबार हैं जिनको खुलने का मौका मिला है, कई ऐसे इनोवेटिव आइडियाज हैं जिनको पनपने का मौका मिला है। पाकिस्तान में लोगों ने ऑनलाइन सर्विसेज से बहुत फायदा उठाया। पाकिस्तान में लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने अपनी सर्विसेज को जो कि वो वैसे दे रहे थे उनको ऑनलाइन शिफ्ट करने का भी एक इंतजाम किया, जिससे उनको फायदा हुआ है। लिहाजा नाजरीन इससे एक बात तो साबित होती है कि जिन लोगों ने वक्त की नज़ाकत को सही तरह से भांप लिया था और उसके लिए पहले से तैयारी की थी, वो तो काफ़ी हद तक फ़ायदे में रहे हैं। और जैसा कि इस तरह की मिसालों से जब मैंने आपके सामने रखी हैं, जो अमीर तरीन थे तो मज़ीद अमीर होते जा रहे हैं। लेकिन नाजरीन अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं या दीगर मुल्कों में भी, तो वो लोग जिन्होंने से सोच रखा था कि इस सूरत हाल में उन्होंने क्या करना है, वो भी फ़ायदे में ही रहे। इसके साथ ही नाजरीन हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।